सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े पर आईजी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले की तहकीकात मुकम्मल करके मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया। ISPR के एलामी में कहा गया है कि आर्मी चीफ की हिदायत पर की गई तहकीकात के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान मज़ार क़ायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने में मसरूफ़ थे। अफसरान पर मज़ार क़ायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए शदीद दबाव था। ISPR के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, जबकि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। PDM कराची जलसे के मेज़बान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस सारे वाक़े की तहकीकात के लिए 5 वज़रा पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई थी, जिसके कन्वीनर सूबाई वज़ीर सईद गनी, जबकि अरकान में नासिर हुसैन शाह, सैयद सरदार अली शाह, उवैस कादिर शाह और मुअव्विन खुसूसी मुर्तज़ा वहाब शामिल थे और कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट 4 हफ्तों में आनी थी। कमेटी बने 20 दिन गुजर चुके हैं और 2 इजलासों के सिवा अब तक इस कमेटी में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर सईद गनी गिलगित में इस वक्त छुट्टियां गुजार रहे हैं, तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी वक्त पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करके पेश कर पाएगी, जबकि अपोजिशन की तहरीक भी जारी है, PDM भी जलसे कर रही है और उसके जवाब में हुकूमत भी जलसे कर रही है। और यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जलसे करने का मकसद आखिर है क्या। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है और हुकूमत अपने जलसों में हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करने के दावे कर रही है। स्वात और हाफिजाबाद में 2 जलसे हो चुके, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी मौजूद थे। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबूर साहब और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं। अली ज़ैदी साहब, इस वक्त अपोजिशन तो जलसे कर रही है, PDM की एक तहरीक चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी जलसे कर रही है। सवात में जलसा हुआ, हाफिजाबाद में जलसा हुआ, खान साहब वहाँ गए, हज़ारों की तादाद में लोग जमा किए। हुकूमत क्यों जलसे कर रही है इस वक्त अली ज़ैदी साहब? तो था इफ्तिताह वो कार्ड सेहत इंसाफ कार्ड का और हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी का था, वही गुजरावाला में। तो वो उसके बाद वहाँ जब जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल फिगर हैं, तो वहाँ जलसा भी हो गया। लेकिन और उनके साइज आप खुद नाप लें, दोनों जलसों के साइज। अली साहब, साइज तो बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में वहाँ लोग आए हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में खुद लोग जमा होना भी एक सवालिया निशान है इस वक्त। जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि वो ना ही करे तो बेहतर है, मेरी अपनी राय तो ये है। लेकिन जब ओपनिंग में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं और वहाँ पे इतनी दुनिया आ जाती है तो फिर आ जाती है। ओपनिंग में इतने हजारों लाखों की तादाद में लोग खुद से तो नहीं आ सकते। ओपनिंग तो एक 4 दीवारी के अंदर भी हो सकती है, आपने एक फीता काटना है, पर्दा हटाना है, ओपनिंग हो जाती है। क्या जा रहे हैं ना, मैं आपकी बात से एग्री कर गया ना कि अवॉइड करना चाहिए। और बताइए। लेकिन अब जाहिर अवॉइड करना चाहिए, कैबिनेट के मेंबर्स खुद ये बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जलसे कर रहे हैं, स्टेज पर कुछ कैबिनेट मेंबर्स भी नजर भी आते हैं, वहाँ इतने सारे लोग जमा भी होते हैं। मकसद क्या है इन जलसों का? क्या PDM को जवाब देना है इन जलसों की सूरत में? PDM को हम जवाब देंगे? इनको जवाब देने का, ये अपना जवाब खुद ही देते हैं, दीवार में सर मार रहे हैं, हमें क्या जरूरत है जवाब देने की? तो फिर अली ज़ैदी साहब, मकसद नहीं समझ आ रहा ना हुकूमत की कारकर्दगी। अपने मकसद समझाया था आपने, अगर नहीं समझना मेरी जान अपना, मैंने आपसे समझाया कि वहाँ ओपनिंग के लिए गए, वहाँ की लोकल तंजीम ने कहा कि जी हम जलसा भी करना चाह रहे हैं, तो कर लिया। मैंने आपसे उसके अगले कहा कि अवॉइड करना चाहिए तंजीम को। सही है, बात खत्म। अब आप अगला कोई सवाल पूछें। ठीक है। अब ये जाहिर है नवंबर तो शुरू हो चुका, PDM ने तारीख दी थी जनवरी या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी हुकूमत को भेजने की। अब मामला क्या लग रहे हैं आगे? 2-3 महीने बड़े मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए। तैयारी की हुई है आपने निपटने की इनसे? मुझे तो कोई मुश्किलात नजर नहीं आ रही, बल्कि ये PDM के लिए मुश्किलात नजर आ रही है। मुझे क्या, हमें क्या मुश्किल है? उनके कहने से क्या होता है? वो सारे करप्शन बचाने के लिए जो मर्जी बोलते रहे, उनके बोलने से कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अली ज़ैदी साहब, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पे तो मुश्किल में है ना। महंगाई कम नहीं हो पा रही, माफियाज पर काबू नहीं आप लोग कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा, तो ये सूरत हाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। मैं आपको जरा 2 बातें क्लियर कर दूं मेरे भाई। देखें, हम ना पाकिस्तान, इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको पाकिस्तान की हर मुश्किल का डायरेक्ट
वो हर पाकिस्तानी की कोशिश करते हैं कि जो भी एक और सबसे बड़ा इशू ही हमारा महंगाई है। ये आप नहीं बोलेंगे कि इकोनॉमी कितनी चल रही है, ये आप नहीं बोलेंगे कि रुपया इस वक्त पूरे किस तरह नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है डॉलर के खिलाफ, ये आप नहीं बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट किधर जा रही है, ये आप नहीं बोलेंगे कि फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में जगह नहीं है, ऑर्डर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, हर चीज की सिर्फ महंगाई, और वो भी फूड इन्फ्लेशन, आटा और चीनी की इन्फ्लेशन। अब चीनी आटा की इन्फ्लेशन का तो आपको पता है कि जनाब ये खुद सिंध हुकूमत लेके बैठी रही, 12,500 टन, वो मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने अब कोई 7-7.5 टन, 12.5 मिलियन टन, सॉरी 12.5 लाख टन, और उसके बाद उन्होंने अब 7,500 टन रिलीज करना शुरू की। हमने जितना इम्पोर्ट करना था, भले जिसमें महंगा भी शायद हुआ हो, लेकिन इम्पोर्ट हो गया और वो आटा हम फ्लड कर देंगे। वीट नीचे आना शुरू भी हो गई, मेरे ख्याल में कराची में तो कीमत काफी नीचे आ भी गई है वीट की, और ये अर्बन इशू था, रूरल में नहीं था। अली साहब जहाँ से कीमतें शुरू हुई थी ना, 53 रुपए किलो चीनी, 35 रुपए किलो आटा, ये वहां तक नहीं आ सकी। 53 से आपने एक चीज पहुंचाई 110 और वापस कर दी 90, तो 37 रुपए का तो इजाफा हो गया। वहां तक नहीं आई, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह। हम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये हमारी एक ठीक है। अली साहब आपके मैं वापस आता हूँ। नबील गबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। नबील साहब, अली ज़हरी साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ जाएगी, पीढ़ी से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जब हुकूमत को कोई खतरा नहीं है तो फिर ये तहरीक चल क्यों रही है? क्या वजह है इसकी? मकसद तो इसका हुकूमत को गिराना था। अली ज़हरी साहब एक वफाकी वजीर हैं और वो कह रहे हैं सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है। ये सिर्फ नहीं है भाई, महंगाई ही जो है ना ये गरीबों की कमर तोड़ देती है। महंगाई जो है ना गरीबों को मजबूर कर देती है कि वो खुदकुशियां करें। आप लोगों ने तो कहा था आते ही पता नहीं दूध की नहरें बहा देंगे। आपने कहा था जी पिछली हुकूमतों की वजह से महंगाई है। आपको 3.25 साल हो गए हैं, आप लोगों ने महंगाई को 4 गुना बढ़ा दिया है और आप कह रहे सिर्फ फूड इन्फ्लेशन। भाई ये सिर्फ नहीं है। या तो आप उसके बदले में कोई सब्सिडी देते, आप इसके बदले में गरीबों को नौकरी देते, आप इसके बदले में गरीबों को मुफ्त घर देते, तो हम कहते चलो गरीबों में महंगाई कर ली है लेकिन कम से कम उसके बदले में उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा जो भी है यही है, महंगाई भुगतो, नहीं भुगतना है तो जाओ डूब के मर जाओ। अब हम क्या जवाब दे सकते हैं ऐसी बात का कि वो कहते हैं सिर्फ फूड इन्फ्लेशन। ये सिर्फ नहीं है फूड इन्फ्लेशन, ये असल मसला यही है, इसलिए अवाम पीडीएम के जलसे में निकलती है। असल मसला महंगाई है, इस अवाम निकल रही है। तो आप जब डॉलर्स भी नीचे आ गए हैं, जब आप कह रहे हो कि सब हालात सही है, तो आप महंगाई भी कम करें। आप महंगाई कम करेंगे तो हमारे पास पब्लिक नहीं आएगी। हम जनरल बाजवा साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो भी ये समझ रहे हैं कि वाकई ये महंगाई जो है इस वक्त इस महंगाई की वजह से मुल्क के हालात खराब है। हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी, जो वो भी समझ रहे हैं कि वाकई महंगाई है, महंगाई की वजह से हालात खराब है। वो सब समझ रहे हैं, लेकिन वजीर आजम साहब नहीं समझ रहे, पीटीआई वाले नहीं समझ रहे। अब इनका क्या इलाज करें? ठीक है, चलें नबील साहब, ज़ाहिर महंगाई का मसला तो है ही, लेकिन पीडीएम के एक बयानिए का भी एक इस वक्त मसला है जो पीडीएम की तहरीक को दरपेश है कि वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया इतना भारी पड़ रहा है कि बार बार उस पर मीटिंग्स बुलानी पड़ रही हैं। फिर वहाँ भी ये तय हो रहा है कि नाम लेने नहीं लेने। फिर उस बयानिए के बाद मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान के लीडर्स भी छोड़ कर जा रहे हैं। अभी सनाउल्लाह साहब से इस बारे में गुफ्तगू भी करेंगे। तो नबील साहब, ये पीपल्स पार्टी तो ये कहती है नाम नहीं लेने, मियाँ साहब फिर नाम ले देते हैं, फिर इस मसले का कोई हल निकल सका है अब तक? इस मसले का हल निकल चुका है और मैं समझता हूँ कि अभी 12 नवंबर को मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, इसी पे ये सारी मामला जो है ज़ेर बहस आएंगी। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इदारे भी हमारे हैं और इदारों के सरबरा भी हमारे हैं। तो हमें उनका पब्लिक गैदरिंग में नाम नहीं लेना चाहिए, जिस पर जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया। मैं जाती तौर पर और हमारी पार्टी जाती तौर पर इस चीज को टो नहीं करती और मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान। ठीक है, चलिए नबील साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। सनाउल्लाह ज़हरी साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं और अभी जब अब्दुल कादिर बलोच साहब ने नून लीग से अलहदगी का ऐलान किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनके साथ थे। नून लीग ने पहले वजह बताई थी कि सनाउल्लाह साहब को चूँकि वहाँ कोयटा जलसे में शिरकत की दावत नहीं दी गई, वो वजह सामने आई, लेकिन अब्दुल कादिर साहब ने उस वजह को यकसर मुस्तरद किया और बताया कि नून लीग के मियां नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है। सनाउल्लाह साहब,
क्या वजह थी? एक बार फिर अगर आपकी ज़बानी हम सुनना चाहें, और काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं सियासत में आप थोड़े गैर फाल हैं, मुतारिक नहीं नज़र आ रहे, तो इसकी क्या वजह है? क़यादत से दूरी, पार्टी से दूरी, कुछ वजूहात अगर आप बता सकें, शेयर कर सकें। नहीं 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 नहीं, पहले तो मैं नबील गबोल साहब को, मेरे भाई है, और जैदी भाई साहब को मेरी तरफ से सलाम, आपको भी अरबाब साहब सलाम हो। वालेकुम सलाम। तो टीवी चैनल्स पे मैं नहीं आया हूँ, वैसे मैं फाल रहा हूँ, वैसे मैं फाल रहा हूँ। नबील चयाले तई शुक्र तो जोड़े। हेलो, तो अपना हेलो, इनका नाम जी आप जी पूरा सना साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आपकी नबील गबूल साहब को आवाज़ आ रही है? जवाब दे रहे हैं वो आपको? मैंने जवाब दिया उनको, और मैंने ये आपको कह रहा हूँ मैं कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी हैं। ये सनाउल्लाह ज़हरी ना कहे, ये सरदार है अपनी कौम के। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, फरमाइए सर, गुफ्तगू कीजिए सरदार साहब। चले ठीक है, सरदार कहें आप, सनाउल्लाह ज़हरी कहें, नाम तो बराबर है मेरा, ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मसला ये है कि मैं टॉक शोज़ वगैरह में अगर नहीं आया हूँ, वैसे मैं फाल रहा हूँ, और अपने पार्टी के साथ भी मैं था, वफादार रहा हूँ। अभी जब पीडीएम का जो हो रहा था जलसा वहाँ पर, तो उसमें भी ये बड़े एक्टिव तरीके से मैंने रोल अदा किया, क्योंकि हमारा सूबाई सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच थे, तो मैं नहीं चाहता था कि हर चीज़ में मैं मुदाखलत करूं और उनको ये महसूस हो कि भाई वो जो है मैं उनके मामलात में मुदाखलत करता हूं। लेकिन बाकी हर हवाले से मैं जो है जनरल कादिर के साथ और पार्टी के साथ था। जनरल कादिर ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, हमें बड़ी रिजर्वेशन है जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, और उसने जो फ़ौज का नाम लेके जो जिस तरह वो कह रहे हैं, दो अशख़ास का नाम लेके इस तरह कर रहे हैं, तो ये इदारों को बिल्कुल टारगेट बनाने की बात है। और इस तरह सही। तो सरदार साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप मुतारिक थे, बहुत एक्टिव भी थे पीडीएम के जलसे को लेकर, लेकिन फिर उसी जलसे में आपको शिरकत की दावत नहीं दी गई। जब आप एक्टिव भी थे, पार्टी में फाल भी थे, तो फिर इसकी कोई वजह आपकी समझ आती है? हाँ देखिए जी, हाँ बिल्कुल समझ आती है। वहाँ पर जो लेके वहाँ 2000 से लेकर 2015 तक जब हमारी गवर्नमेंट बनी, वहाँ पर बड़ी किलिंग हुई हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक किस्म से आपके हाथ से निकल चुका था, और वहाँ पर हमने कुर्बानी दी, हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी, वहाँ के नौजवानों ने कुर्बानी दी, वहाँ बलोचों ने कुर्बानी दी, सेटल्स ने कुर्बानी दी, हज़ाराज ने कुर्बानी दी, पश्तूनों ने कुर्बानी दी। उस बड़ी मुश्किल से जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, उससे पहले डॉक्टर मालिक बने थे, उसके बाद हमने हालात पर फ़ौज की मदद से, अपने एफसी के जवानों की मदद से, उनकी कुर्बानियाँ वहाँ बहुत काफ़ी है। कर्नल हमारे शहीद हुए, मेजर हमारे शहीद हुए। तो अब ला के स्टेज और जो है मरियम बीबी के एक साइड में जो है एक है, दूसरे साइड में दूसरा है, वो बैठे हुए हैं, और बलूचिस्तान जो है उनके हवाले कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो नबील गबूल साहब, ज़ाहिर सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बहुत खिदमात थी नून लीग की सियासत में भी, बलूचिस्तान में भी, जब वज़ीर आला भी ये थे, तो ये मुनासिब रवैया था पार्टी का इस तरह से? ज़ाहिर है जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की मकामी क़यादत को आपको प्रोटोकॉल देना होता है, इज़्ज़त देनी होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को लाने की जिम्मेदारी उसी मकामी क़यादत पर होती है। बिल्कुल, के रवैये से आप बिल्कुल जी। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, नबील गबूल साहब की राय में इस पर जानना चाह रहा हूँ। जी नबील साहब, क्या मुनासिब रवैया था नून लीग का सरदार साहब के साथ? समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था, क्योंकि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं बलूचिस्तान के लिए, सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने घर के अंदर कुर्बानी जो इनकी हुई है, इतनी बड़ी शहादत, इनके बेटे शहीद हुए, इनके भतीजे, इनके भाई और इनके कौम के दूसरे लोग, जितनी कुर्बानी मैं समझता हूँ सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने दी है, तो इतनी कुर्बानी तो बलूचिस्तान में किसी ने नहीं दी होगी। उसके बदले में अगर फिर भी इनकी पार्टी या नवाज शरीफ साहब अगर ये समझते कि दूसरे जो उनके साथ बैठे हुए लोग हैं, जिनकी अभी उनको ज़रूरत है, और उनको ज़्यादा इन सरदार सनाउल्लाह से ज़्यादा अगर वो की तरफ यानी रुझान जाता है, तो जाहिर है ये एक दुख तो होगा इनको। और ये दुख के देखें, बलोचों में हमारे बलोचों में ये चीज़, हम सियासत इसलिए नहीं करते कि हम आकर कोई पोस्ट पे बैठे,
हम सियासत करते हैं इज्जत के लिए, अगर जहां इज्जत नहीं होता है तो उधर से हम छोड़ के चले जाते। तो सरदार सनाउल्लाह की बात बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि इनके साथ रवैया इनकी पार्टी का सही नहीं था और शायद यही वजह है कि इन्होंने अपनी पार्टी को खैराबाद। सही। तो सरदार साहब, ज़ाहिर जो नून लीग का बयानिया है ये पीडीएम से पहले भी मियां साहब का बयानिया तो इसी तरीके का था। गुजरावाला में जब उन्होंने पहले जलसे से खिताब किया, उस जलसे और कोयटा के जलसे के दरमियान तकरीबन 9 से 10 दिन का गैप था, तो वहाँ भी मुस्लिम लीग नून का मियां साहब का बयानिया तो वही था। फिर आपने पीडीएम के जलसे की कोयटा में तैयारियां भी की, भरपूर लोगों को भी आप लेकर आए वहाँ पर। उस बयानी से अगर आपको इख्तिलाफ था तो पहली क़यादत के सामने आपको बात कर लेनी चाहिए थी। फिर की जी, हमने बिल्कुल उनसे क़यादत से बात की। क़यादत बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने कहा जी जो लोग आप अभी आए हैं वो पहले वो किसी और जगह पर बैठे हुए थे, वहाँ से अगर कोई औरत भी बेवा होती है तो उसका भी एक इद्दत होता है 4 महीने, तो उसके आप देख लें, 4 महीने तक देख लें वो रुकते हैं आपके साथ या नहीं रुकते हैं। लेकिन वो इतने बदमस्त थे इस मामले में, कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। वो तो जैसे नबील जान ने कहा, नबील भाई ने कहा कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, वो बिल्कुल ही हमारी कुर्बानियों को शुरू दिन से डे 1 से ही भूल गए थे। अभी तो बिल्कुल ही उन्होंने भूल गए कि जी ये बस वो थे, क्यों थे एक्टिव नहीं थे, किस तरह एक्टिव नहीं थे। कोरोना से पहले जब ये पूरा वक्त कोयटा जब पहुंचा था, मरियम नवाज साहबा, शाहिद खाकान साहब, एहसन इकबाल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, इनमें से किसी से आपकी कोई मुलाकात हुई, इस मामले पर कोई बातचीत हुई आपकी? आपने अपने रिजर्वेशन उनके सामने रखे थे? भाई आप इससे जनरल कादिर से पूछ लें, बिल्कुल हमने की, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जनरल साहब जिम्मेदार थे ना उसके। जनरल साहब खाकान अब्बासी ने मेरे सामने जनरल साहब को फ़ोन किया, मैं उस कमरे में बैठा हुआ था, उसको फ़ोन किया और उसको ऑर्डर किया। जैसे आप किसी एक अपने नौकर को जो है ऑर्डर देते हैं, आप ऑर्डर कि जी वो नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते हैं। तो जनरल साहब ने कहा कि आई एम सॉरी, फिर मैं भी नहीं आऊँगा, मैं किस तरह आ सकता हूँ इस तरह। आप बीच चौराहे पे हमारा, जैसे नबील जान ने कहा कि हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं, हम बलोच हैं, हम कोई टिकट विकेट के लिए न, बलोचिस्तान में नवाज शरीफ का कोई वोट बैंक है। आज भी मैं अगर जीत के आया हूँ तो अपनी हैसियत में मैं जीत के आया हूँ। मेरा अपना जो है हल्का अहबाब है, मेरा अपना वो है। अगर तो नबील गबोल साहब सियासत करते हैं तो अपने लिए अली ज़ैदी साहब भी, चूंकि पार्टी के नजरिए से इख्तिलाफ था, पार्टी के बयानी से इख्तिलाफ था, ये वजह थी आपको नजरअंदाज करने की पार्टी की तरफ से, या पार्टी आपको मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी तो इसलिए आपको नजरिए से इख्तिलाफ हो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही था, यही। जी हाँ जी बिल्कुल नज़रिए से इख्तिलाफ था हमारे। और जो उन लोगों को, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अगर आप बलूचिस्तान को उनके हवाले कर दोगे तो फिर बलूचिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है, फिर तो बलूचिस्तान आपके हाथ से गया। और मियाँ साहब चाहते भी यही है कि मैं बलूचिस्तान को जो है उनके हवाले कर दूँ। यहाँ से वो उनका डिमांड मुतालबा ये कि फोर्सेस को अलग कर दो, फोर्सेस को यहाँ से निकाल दो, सबको निकाल दो, सब लोग बैरक भी खाली हो जाएं, सब खाली हो जाएं और बैरकों में जो है हमारे जो है जो दहशतगर्द है, सर मचा रहे, वो आके बैठ जाए। ठीक है, अब तो, ये कर सकते हैं आप। सही, चलें। तो नबील कबूल जो उनका स्लोगन है। सरदार साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ से। नबील कबूल साहब, जिस बयानिया पर सरदार साहब को एतराज़ था, कमोबेश वही बयानिया पीडीएम की हर जमात का है, बस मियाँ साहब बराह रास्त नाम ले रहे हैं जनरल्स के, अफसरान के, और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें नाम नहीं ले रही, वो एक एस्टेब्लिशमेंट की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका मतलब सरदार साहब का जो इख्तिलाफ है बयानिए पर, वो तो फिर पूरी पीडीएम से ही है, फिर उसमें एक जमात तो नहीं उसको सिंगल आउट कर सकते। देखिए, जो सरदार सनाउल्लाह ज़री ने बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, अगर एक परसेप्शन आप देखते हैं तो कहा जाता है जी बलूचिस्तान के अंदर रॉ जो है वहाँ पर कार्रवाई करती है और वहाँ पर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसी बलूचिस्तान के अंदर सरदार सनाउल्लाह ज़री टाइप लोग, जनरल कादिर बलोच टाइप लोग और बहुत सारे नाम हैं जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नाम लेने वाला, पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद करने वाले यही शख्सियात है। अब मैं अगर ये बात नवाज शरीफ बैठकर जलसे में बोलते हैं, नाम लेते हैं हमारे इदारों के सरबराहों के, ये इदारे किसके हैं? ये इंडिया के इदारे नहीं है, ये इदारे पाकिस्तान के हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान का है, आप उसका नाम लेते हो। आईएसआई का चीफ पाकिस्तान का जनरल है, कोई इंडिया का रॉ का जनरल नहीं है। आप उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हो, वो भी पब्लिक मीटिंग के अंदर
हम पीपल्स पार्टी वाले अलायंस में है, ऑपोजिशन, हम एक अलायंस में ही, अलायंस चलेगा पीडीएम का, लेकिन हमारी पार्टी की अपनी पॉलिसी है। आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल ने बीबीसी में जो इंटरव्यू दिया उसने साफ कहा कि वो शॉक थे जब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने नाम लिए। ये बात तय नहीं हुई थी, हमारी बात तय हुई थी कि हम स्टैब्लिशमेंट का नाम लेंगे, और हमारी नजर में स्टैब्लिशमेंट में सिर्फ फौज नहीं आती है, स्टैब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेसी भी आती है, स्टैब्लिशमेंट के अंदर फॉरेन कुवतें भी आती है, फॉरेन एलिमेंट्स भी आती हैं। आपने देखा होगा कि 1970s में जब भुट्टो साहब ने व्हाइट एलिफेंट वाली बात, तो आपने देखा क्या हुआ, व्हाइट एलिफेंट जब बोला तो भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ। तो फॉरेन एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है पाकिस्तान। नबील कपूर साहब, फिर नूरानी साहब की जानिब से वो जो आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लग गया था, जिसकी बाद में उन्होंने वजाहत भी दी कि वो स्लिप ऑफ टंग था, वो फिर वाकई स्लिप ऑफ टंग था या वो इरादी तौर पर उस बात को वहाँ पर किया गया था थोड़ा अवाम के ख्यालात और तासुरात को जांचने के लिए? अनस नूरानी बेचारा जो है ना, वो शाह अहमद नूरानी साहब के फर्जंद है, लेकिन मौलाना शाह अहमद नूरानी जैसी उनके अंदर काबिलियत नहीं है, मैं साफ कहूंगा। मैं स्लिप ऑफ टंग ही कहूंगा, जानबूझ के उन्होंने नहीं कहा। सही। सनाउल्लाह ज़हरी साहब, आपकी इस पर राय, और फिर इस वक्त आपको और अब्दुल कादिर बलोच साहब को खोकर मुस्लिम लीग नून ने खुद अपना बलूचिस्तान में सियासी तौर पर कितना बड़ा नुकसान किया? वो तो आने वाले वक्त बताएगा उनको कि सियासी तौर पर क्या है। और अख्तर मेंगल हर गली पे जो उनके एलिमेंट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको उन्होंने बिठाए हुए, वो हर दर पे गए हैं। अभी अली जैदी के जो है पार्टी के जो है वो 1-2 महीने पहले इत्तेहादी थे, सब ने कथा कलामी की माजरत, लेकिन अख्तर मेंगल साहब अब नबील कबूल साहब के इत्तेहादी हैं पीडीएम में के लिए। जी वो तो ठीक है, इत्तेहादी है, लेकिन अब कम से कम पीपल्स पार्टी वालों से ये तो रखूँगा कि वो उसको कुछ तो संभाल के रखेंगे कि जी आप इस तरह जो है वो न करें। अभी बलूचिस्तान में जो तकारीर हुई उनका आप क्लिप्स निकाल कर देख लें कि क्या क्या वहाँ पर कहा गया है। इस हद तक कि कहा गया है कि उर्दू हमारी ज़ुबान नहीं है और हम जो है पता नहीं क्या नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है बिल्कुल इस चीज़ को, और ये करते हैं वो करते हैं। तो ये बातें होती हैं। जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका जो है ये बयानिया होना चाहिए। आप देखें, खुद सोचें। हम तो जैसे नबील साहब ने कहा कि हम तो पाकिस्तानी हैं, इनकी नज़र में जो लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की सियासत करते हैं, वो कमज़ोर लोग हैं। और जो पंजाबियों को मारते हैं, जो बसों से उतार के पंजाबियों को मारते हैं, फैसलाबाद के पंजाबियों को मारते हैं, लाहौर के पंजाबियों को मारते हैं, गुजरावाला के पंजाबियों को मारते हैं और उन्हीं बसों में वापस उनकी लाशें बेचते हैं। जो हमारे बच्चे नौजवान ओवरसीज़ पाकिस्तानी बलूचिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते उधर जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, उनको पकड़ के 30-30, 40-40 आदमियों को जो है वो मारते हैं, जो है उनको उनकी लाशें जो है वापस बेचते हैं, पंजाब बेचते हैं। उनकी नज़र में, मेरा ख्याल मियाँ साहब की नज़र में और दूसरे उसके जो जीटी रोड के सियासत करने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में जो है ज़्यादा पावरफुल लोग वो है जिन्होंने लश्कर बनाया हुआ है, जिनके भाई बाहर बैठ के जो है लश्कर चलाते हैं और ये यहाँ पर जो है बलूचिस्तान में आके सियासत करते हैं। तो इस चीज़ पे कभी एक बलूचिस्तान जो है बहुत से एक कबाइल का वो नहीं है, बलूचिस्तान मुख्तलिफ कबाइल का एक मजमूआ है। और हम जो है प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए, जैसे नबील जान ने कहा कि हमने कुर्बानियाँ दी है। मेरे अभी 2013 में मेरा जवान बेटा, मेरा जवान भाई, मेरा जवान नेफ्यू, मेरे जो है कौम के लोग, मेरे कज़न, ये एक ब्लास्ट में जो है वो सब के सब शहीद हुए। सनाउल्लाह ज़हरी साहब, एक ब्रेक लेते हैं। अभी एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे भी और नबील कबूल साहब से भी पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि वो आपको पेशकश करे, और अगर वो पेशकश आपको करती है तो फिर आपका क्या जवाब होगा? क्या आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने में दिलचस्पी रखते हैं? एक ब्रेक के बाद आकर ये सवाल आपसे पूछते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नबील कबूल साहब, सनाउल्लाह ज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नबील कबूल साहब, जी। अब सरदार साहब मौजूद हैं, साथ ही अब्दुल कादिर बलोच साहब से भी 2 रोज़ पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी। पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन उनकी तरफ गया था, उन्हें दावत दी गई थी पीपल्स पार्टी में शमूलियत की। तो सरदार साहब को भी इरादा है पीपल्स पार्टी में शामिल करने का? आप लोगों का क्या सोच रहे हैं आप लोग? तो बड़ा अच्छा मौका है इनको दावत देने का। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
मैं अगर सरदार सनाउल्लाह ज़हरी आते हैं तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगा। और मैं दुआ गो हूँ और आपके तवस्सुत से भी सरदार सनाउल्लाह को कहूँगा कि वो गौर व फिक्र करें पीपल्स पार्टी में शमूलियत का। पीपल्स पार्टी ताकतवर हो जाएगी बलूचिस्तान में। हमें इन जैसे लोगों की ज़रूरत है जो मोहब्ब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की बात है। जी सरदार साहब, क्या जवाब होगा फिर? नबील कबूल साहब कह रहे हैं आए पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, पीपल्स पार्टी भी उससे मजबूत होगी, आपको भी एक सियासी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल हम सारे दोस्तों से मुशावरत कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने आपको वो किया कि मेरा हल्का अहबाब बहुत बड़ा है। हम सिंध और बलूचिस्तान में मेरे कौम के लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं। जैसे नबील जान तो हमारे बिल्कुल ही, इनके वालिद मेरे वालिद साहब भाई होते थे, एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह है। हमारे रूट्स जो है सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी है। तो हम सारे सब लोगों से मुशावरत कर रहे हैं। हमें जल्दी नहीं है, इंशाल्लाह हम सोचेंगे तो, और मुल्क की वसीतर मुफाद में हम देखेंगे कि जो पार्टी में भी वतन पार्टी है उसमें इंशाल्लाह। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है उस पर तो आपको एतराज नहीं है, क्योंकि नून लीग को आपने बयानिए के खिलाफ पर छोड़ा है, तो पीपल्स पार्टी के बयानिए पर तो आपको इख्तिलाफ नहीं है? जी नहीं, पीपल्स पार्टी ने अभी तक तो नाम नहीं लिया है ना किसी का, अभी कोई वो नहीं है। और पीपल्स पार्टी में हम है भी नहीं। पीपल्स पार्टी से मैं ये तवक्को रखता हूँ, आसिफ जरदारी साहब मेरी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं, नबील साहब मेरी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं, बीबी मेरी फैमिली को, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरी फैमिली को अच्छी तरह जानते थे। मुझे ये तवक्को कम से कम पीपल्स पार्टी से ये नहीं होगा कि 11th आवर में वो मुझे कहेंगे कि जी आप यहाँ से गेट आउट हो जाओ और जो है हम जो है फिलाने को इस फिलाने के एतराज़ पर, ये भी नहीं है, फिलाने के एतराज़ पर हम जो है आपको जो है आने स्टेज पर आने नहीं देते हैं। कम से कम पीपल्स पार्टी से ये तवक्को नहीं है मुझे। और दूसरी बात ये है कि आसिफ जरदारी साहब बड़े मेरे भाइयों की तरह है, बड़े सुलझे हुए सियासतदान हैं, वो इस तरह की कभी हरकत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे नबील कबूल साहब अभी तक पीडीएम में पीपल्स पार्टी, सरदार साहब मैं आता हूं आपकी तरफ वापस, जरा आपका पॉइंट आ गया। हमारे लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुले हैं। तो नबील कबूल साहब पीपल्स पार्टी अभी तक बड़ी दरमियानी राह पर चल रही है, बड़ा म्याना रवि वाला उसका इस वक्त बिहेवियर है कि लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करना है, बराह रास्त नाम नहीं लेने। इस मूवमेंट में आगे चलकर पीपल्स पार्टी के बयानिए में तो वो शिद्दत नहीं आ जाएगी जो इस वक्त नून लीग के बयानिए में हम देख रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पीडीएम की मूवमेंट आगे चल रही है? आपने देखा होगा कि आज जनरल बाजवा ने बहुत बड़ा कदम और अच्छा कदम उठाया। आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल के कहने पर उन्होंने जो आईजी सिंध के साथ हुआ यहाँ पर कराची में सफदर वाले मामला में, तो उसमें जनरल बाजवा साहब ने चेयरमैन बिलावल से बात की और उनको अश्योर कराया कि इंक्वायरी होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज आपने देखा कि उन्होंने कार्रवाई की, 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। तो हमें ये उम्मीदें हैं जब इस तरह की चीजें होंगी आगे से तो हमारी उम्मीदें और बढ़ेंगी। हमें उम्मीदें हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो आ रहा है 15 तारीख को, इसमें भी हमें अश्योरेंस दी गई है कि कोई भी अगर ये इल्जाम लगाएगा फौज के ऊपर कि फौज की मुदाखलत है तो फौज की मुदाखलत नहीं होगी। ये जनरल बाजवा साहब ने जितने भी पार्लियामानी लीडर गए थे उन सबको ये अश्योरेंस दी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हालात जो है, जो टेंस सिचुएशन चल रहा है वो उसमें कमी आएगी। जो आने वाले दिनों में जो कार्रवाई जिस तरीके से हो रही, देखें मैं आपको बताऊं पीटीआई की हुकूमत टोटली फेल हो गई। सही, पीटीआई की एक नालायक, अब नालायक हुकूमत के अंदर जो इमेच्योरिटी वो दिखाती है, आप महंगाई देख लें, आप बहुत सारी चीजें हम उस पर नहीं आते हैं, तो उसका मलबा जो है ना उन पर नहीं पड़ना चाहिए जिनके ऊपर इल्जामात लगते हैं कि जी फिला इदारे ने जो है सपोर्ट करके इनको लेकर। लेकिन वैसे नबील साहब एक कमेटी उस मामले पर तो पीपल्स पार्टी ने भी बनाई थी, सईद गनी साहब कन्वीनर थे जो भी नॉर्दर्न एरियाज में छुट्टी मना रहे हैं, उसमें 4 और वज़रा भी शामिल थे। उस कमेटी का क्या हुआ? उस कमेटी की फाइंडिंग्स, रिपोर्ट, वो तहकीकात, वो कहीं खटाई में पड़ गई ऐसा लग रहा है। वो तो जनरल बाजवा ने जब अश्योरेंस दी कि वो खुद, क्योंकि ये मामला जो है उनके इदारे का था, तो उन्होंने जब अश्योरेंस दी थी कि मैं खुद इंक्वायरी करूँगा, खुद एक्शन लूंगा, और आज एक्शन ले लिया और हम बहुत मुतमईन हैं और हम शुक्रगुजार है जनरल बाजवा का कि उन्होंने एक्शन। सही। तो सरदार साहब अब ये पीडीएम जिस ट्रैक पर चल रही है, हुकूमत गिराने जा रही है, इनका मकसद ये, आपको लग रहा है कि ये कामयाब हो जाएगी और फिर इस मुल्क के मसाइल का हल इस 11 जमाती इत्तेहाद के पास है? एक जमात तो आपने बयानी के खिलाफ पर छोड़ दी, जो बाकी 10 जमातें हैं
उनका बयानिया इतना मजबूत है कि हुकूमत को गिराया जा सके और फिर मुल्क के मसाइल भी हल किए जा सकें? सरदार साहब देखें जी अरबाब साहब, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री आप देखें वो कभी भी इस तरह जलसे जुलूसों से जो है वो हुकूमतें नहीं गिरी हैं। अनसर्टनिटी पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपके सामने इमरान खान का धरना जो है 120 दिन का धरना उन्होंने दिया था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। डीड चौक पे आके उन्होंने तकरीरें की, डेली उन्होंने वो किया, लेकिन रूटीन के काम चल रहे थे। वज़रा अपने जो है ऑफिस जा रहे थे, वज़ीर आज़म अपने रूटीन के काम कर रहे थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक एक भरपूर, पहले तो ये इकट्ठे हो जाएं सब, हम ये सब एक पेज पे तो आएँ। अभी तो कभी कुछ कोई कहता है, कोई कहता है रीजनल, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि फेडरल की पार्टियां जो है उसमें हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे मुस्लिम लीग नून है, तो बाकी जो है अक्सर जो है रीजनल पार्टियां उसमें जो है वो पीडीएम में शामिल है। तो उनका भी एजेंडा देखा जाए कि वो किस तरह वो है। और पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, पाकिस्तान में कभी भी उसके ज़रिए जो है वो जलसे जुलूसों के जरिए चेंज नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि ये जो है चेंज आए। सही। तो नबील कबूल साहब, सरदार साहब तो कह रहे हैं कि जलसे जुलूस से चेंज नहीं आ सकता और अपने मकसद को हासिल करने के लिए इत्तेहाद पहले बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये बयानिए का इत्तेहाद नहीं होगा उस वक्त तक अपनी तहरीक को कैसे कामयाब आप बना सकेंगे? देखिए, पीटीआई की हुकूमत को 3.25 साल हो गया। अब आवाम पहले हुकूमत की तरफ देखती थी कि हुकूमत रिलीफ देगी। 3.25 साल में आपने देख लिया कि चीनी चोर, आटा चोरों को भी जो है, नबील कबूल साहब 3.25 साल तो बाकी हैं, 2.25 साल हुए अभी। जी कहाँ आप कहाँ बैठे हैं? जुलाई में हुआ इलेक्शन 2018, आज 2020 का नवंबर चल रहा है। सही से चले, 3.25 ही हुआ ना, तो आप बीच में टोका नहीं करें ना। अच्छा, बात करने चलें आप बात करें। तो आप असल में जो बीच में टोकता है ना, फिर आदमी भूल जाता है। अच्छा, चलें आप बात कर रहे थे 3.25 साल हो गए, तो अब तक वो अवामी मसाइल हल नहीं हुए। हाँ, अब जब आवाम देखती है हुकूमत की तरफ, जब हुकूमत उनको रिलीफ नहीं दे रही है, तो पहली दफा जो आवाम है वो ऑपोजिशन की तरफ देख रही है। अब ऑपोजिशन जो जलसे कर रहे हैं, आपने जितने भी जलसे देखे हैं, ये जलसे क्यों कामयाब हो रहे हैं? ये जलसे इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि आवाम महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। महंगाई कितना गुना बढ़ी है? 2018 से लेकर अब तक महंगाई 4 गुना ज्यादा बढ़ी है। आप देखें कि जीडीपी का रेट क्या है, यानी एक आम आदमी जो है उसको 18,000 रुपया एक गरीब का सैलरी है, वो बिजली का बिल देगा, वो गैस का बिल देगा, बच्चों को स्कूल में फीस देगा, या वो खाना खाएगा। आखिर मजबूर होकर वो गरीब जो है खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। आप महंगाई देखें तो सही कहां से कहां पहुंच गई है, और ऊपर से आप कुछ रिलीफ दे नहीं रहे। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप सब्सिडी देते, आप अगर अपनी आवाम को जो है मुफ्त घर देते, नौकरियां देते, तो फिर आवाम को एक रिलीफ मिल जाता। आवाम ये सोचती कि चले ठीक है, हमें अगर महंगाई है लेकिन साथ में रिलीफ मिलता है। अब इसलिए ये पब्लिक आ रही है ऑपोजिशन के जलसों में। तो मैं नहीं समझता हूं कि 2021 से ज्यादा सर्वाइव कर सकेगी ये हुकूमत, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि ये तहरीक की वजह से, वैसे भी इकोनॉमिकली जो हालात है, डॉलर नीचे आ रहा है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? और करप्शन का तरीकेकार देखें। करप्शन पहले हमें कहा जाता है चोर डाकू, इनके करप्शन का तरीकेकार देखें कि ये किस तरीके से चीनी स्कैंडल वाला बंदा जो है वो मुल्क से बाहर गया, वापस मुल्क में आया, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। जो आटा का सबसे बड़ा स्कैंडल जिसके ऊपर है, उसको फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये इनका एक तरीकेकार है। इनका जो है ना टेक्निकल करप्शन है, वो नजर आ रहा है सबको, और उस टेक्निकल करप्शन की वजह से महंगाई बढ़ गई। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। नबील कबूल साहब, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नबील कबूल साहब आखिर में कह रहे थे कि हुकूमत ने इस बार आवाम को बहुत मायूस किया, इसलिए अब आवाम मजबूरन अपोजिशन के पास जा रही है। और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कहा कि अगर कोई भी जमात उन्हें अपनी जमात में शमूलियत की दावत देती है तो वो अपने जो रफ़क़ा हैं उनसे मशवरे के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम मामला है, और वो है ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ डिले MD CAT 2020। क्यों ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, इस बारे में आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 15 नवंबर को ही हिंदू अपना त्यौहार दिवाली भी मनाएंगे और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी 15 नवंबर को पूरे मुल्क में एंट्री टेस्ट लेने का ऐलान कर चुका है। पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स की जानिब से टेस्ट की तारीख बढ़ाने के लिए इससे पहले एहतजाज भी किया गया। ये मामला कौमी असेंबली में भी ज़ेर बहस आया। एहसन इकबाल, बिलावल भुट्टो, जरदारी ने भी इस पर ट्वीट्स किए, मगर पीएमसी ने स्टूडेंट्स की कोई डिमांड अभी तक नहीं मानी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 15 तारीख को ये इम्तिहान होता है तो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स किस तरह ये इम्तिहान दे सकेंगे और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स दिवाली मनाएंगे या ये इम्तिहान देंगे? क्या किसी इम्तिहान की तारीख का तयन करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए कि उस दिन किसी अक़लियती बिरादरी का कोई मजहबी त्यौहार ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में अक़लियतों को भी मुकम्मल आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। तो अगर ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पर कोई इम्तिहान नहीं लिया जा सकता तो फिर दिवाली पर किसी इम्तिहान का इनेकाद कैसे हो सकता है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हम जानते हैं। अली रज़ा मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के। अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर, अब ये बता दीजिए कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ भी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है। एक बहुत बड़ी तादाद हिंदू कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखती है। दिवाली का त्यौहार भी चल रहा है, 14 से शुरू हो रहा है, 16, 17, 18 तक वो जा रहा है। तो फिर ये तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्या इस डेट को थोड़ा डिले नहीं किया जा सकता? स्टूडेंट्स ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। देखिए जी, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, रोल नंबर इशू हो चुके हैं। 1,30,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान में इम्तिहान देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, इस इम्तिहान को इससे आगे डिले करने का मतलब ये है कि अगले साल की एडमिशन एक और महीना 2 महीने आगे हो जाएंगे। यानी कि बच्चे अपनी फर्स्ट ईयर मेडिकल प्रोग्राम जो है वो अप्रैल मई तक शुरू नहीं कर पाएंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। नंबर 1। नंबर 2, गिलगित की आपने बात की, 1700 बच्चे हैं गिलगित में जो रजिस्टर हुए हैं इम्तिहान देने के लिए। इससे पिछले सालों में कभी गिलगित में सेंटर नहीं बना। इन बच्चों को 5-6 घंटे ड्राइव करके आना पड़ता था इस्लामाबाद इम्तिहान देने के लिए। इस साल हमने गिलगित में सेंटर बनाया है और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, सेंटर जो हमने सिलेक्ट किया और बनाया है बड़ी स्ट्रेटेजिकली बनाया है कि वो किसी भी पोलिंग बूथ वगैरह उन एरिया से दूर है, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर है, आराम से आ सकते हैं सुबह और पेपर देके वो दोपहर तक 12 साढ़े 12 बजे तक फारिग हो जाएंगे। ठीक है, सही। लेकिन सर ये तीसरा जी सवाल आपका दिवाली का था। दिवाली का त्यौहार 5 दिन नॉर्मली चलता है। 14 को असल में दिवाली है, 15 उसका दूसरा दिन है। अब 5 दिन के लिए तो नहीं पूरा आप कट ऑफ कर सकते हैं एक त्यौहार के लिए। ठीक है, कल आप कहेंगे कि जी दूसरा कोई त्यौहार आ गया 5 दिन बंद कर दी, ये देख के किया गया है। इसके देखिए ऐसा कोई मसला नहीं है। और दूसरा आप देखिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, आपने अभी कहा कि जी A लेवल का या वो FSC का इम्तिहान होगा, ईद के दिन नहीं होता। आप उठा के पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, A लेवल वगैरह के बेतहाशा इम्तिहान ईद के दिन भी हुए हैं और बच्चों ने दिए हैं। देखिए इम्तिहान है, इसको कंफ्यूज ना करिए इन मुख्तलिफ इशूज से। ठीक है ना? ठीक है। देखिए अली रज़ा साहब, जैसा आपने खुद कहा कि 1,30,000 लोगों ने रजिस्टर कराया है स्टूडेंट्स ने, उसमें अगर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि इसको थोड़ा डिले कर लें, अभी पूरे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल थी, एक लंबा अरसा सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद रहे, अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसको आगे कर लिया जाएगा, स्टूडेंट्स की डिमांड मान भी ली जाएगी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है? नहीं, मेरे ख्याल में आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। ये हज़ारों बच्चे नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि देखिए अगर हज़ारों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते 1,30,000 बच्चा रजिस्टर ही ना करता। ठीक है ना? ये बच्चे हमें तो जो बता रहे हैं, वह ईमेल्स आ रही हैं, हमसे बात हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि जी खुदा के लिए इम्तिहान लीजिए, हम 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, बस करिए और इम्तिहान ले लेना हमसे, हम तैयार बैठे हैं। इनको अगर हम 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते और आगे करेंगे, 2 और मसाइल आएंगे। कोरोना का आपने देख लिया कब ऊपर चढ़ा है, 4 हफ्ते के बाद ना जाने क्या हाल होगा। अली रज़ा साहब, अगर ट्विटर पे एक ट्रेंड बना हुआ है डिले एमडी कैट 2020, उस पर अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 62,000 ट्वीट आ चुके हैं। 62,000 ट्वीट, मगर बड़ी अच्छी बात है, मगर आपने ये चेक किया कि उस 62,000 में से कितने बच्चे हैं जो कि एक्चुअली एमडी कैट में रजिस्टर हुए हैं? ये आपने फिगर चेक किया? ये आप कर लीजिए। वो सारे स्टूडेंट्स वही हैं जो रजिस्टर हैं, अपनी मुश्किलात को बयान कर रहे हैं कि क्योंकि एन मौके पे सिलेबस चेंज किया गया, वक्त बहुत कम था सिलेबस चेंज होने के बाद तैयारी के लिए। नहीं, देखिए गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सिलेबस नहीं बदला है। हम ये स्टेटमेंट हर कोर्ट के सामने दे चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, आप पढ़ लीजिए।
कि सिलेबस कॉमन सिलेबस बनाया गया है। जो बच्चे जो सिलेबस पढ़े 6 महीने से, उसी सिलेबस में से इम्तिहान आ रहा है, कोई सिलेबस बदला नहीं गया। जो सिलेबसेस एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें से सिर्फ वो टॉपिक्स निकाल दिए जो शायद सिंध में थे या पंजाब में नहीं थे, या पंजाब में थे तो केपी में नहीं थे, उनको निकाल दिया ताकि सारे बच्चे एक ही इम्तिहान दे पाए। कोई सिलेबस नहीं बदला गया। ये बार बार सवाल अलिया साहब, फिर ये बिलावल भुट्टो जरदारी, एहसन इकबाल, नफीसा शाह साहिबा, असेंबली तक बात हुई, बिलावल ने ट्वीट किया, एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया, फिर ये लोग क्यों ट्वीट्स कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए? ये 1.5 लाख बच्चा पाकिस्तान का फ्यूचर है। बहुत इज्जतदार लोग हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शायद इनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। अगर इन्होंने थोड़ी सी तकलीफ करते तो हमसे पूछ लेते, हम बैठ के खुशी से बता देते कि ये फैक्ट है। मगर कहाँ इन्होंने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है? एक सोशल मीडिया से ली है या किसी के कहने सुनने पे ली है? लेकिन अलिया साहब, ये इतना ये पीएमसी की आना का मसला क्यों बन गया? 15 नवंबर को अगर 22 नवंबर 29 नवंबर अगर कर दिया जाए तो इसमें क्या एतराज है? इसमें देखिए, ये आना का मसला नहीं है, ये कोई वो खेल नहीं कि हम हर वक्त इम्तिहान का डेट बदल दें क्योंकि 4 लोग कह रहे हैं कि बदल दें, या 2 ट्वीट आ जाती हैं। 1.25 लाख बच्चों का इम्तिहान है, उनका आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद इसका उन्होंने एडमिशन लेनी है। एडमिशन एक दिन में नहीं होती। पहले पब्लिक कॉलेज की एडमिशन है, 6 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन है, उसमें 6 हफ्ते और लग जाएंगे। लेकिन अलिया साहब, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी इम्तिहान के लिए इतना शोर मचाया गया हो, एहतजाज किया गया हो। कहीं ना कहीं पीएमसी ने कुछ गलत किया है तो ये स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं ना? नहीं, आई थिंक आप गलत प्रिज्यूम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर साल कोई ना कोई एहतजाज आजकल तो हमारे मुल्क में होता ही रहता है। मगर देखिए, सिंपल सी बात है, पीएमसी के खिलाफ इससे पहले आखिरी एहतजाज कब हुआ था आप बताएं? कभी पीएमसी के तरीके का? इस बार आपने सिलेबस चेंज किया है, मौके पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट सफर कर रहे हैं तो वो निकले। सॉरी, आप गलत बात कर रहे हैं। सिलेबस हमने नहीं बदला। बार बार वो बात ना करिए जो गलत, फैक्चुअली गलत है। और आप लाहौर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, हमारी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। देखिए ना, फैक्चुअली मुझसे आप पूछिएगा, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दे सकता। ठीक है। अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं कि जी सिलेबस चेंज हुआ, ये सरासर गलत बात, गलत स्टेटमेंट। अच्छा, और पिछले 10-12 साल में जो ये एग्जाम्स होते थे एनएमडी कैट के, उसमें कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को दी जाती थी? नहीं जी, यूएचएस सिर्फ देता था पंजाब में, और कार्बन कॉपी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई एमसीक्यू का जो इम्तिहान होता है ना, ये एमसीक्यू का इम्तिहान होता है, सवालात होते हैं, बच्चे ने सिर्फ सिलेक्ट करना है जवाब का नंबर। ये इसमें कभी भी कार्बन कॉपी नहीं दी जाती। तो यूएचएस के तहत कितने बच्चे एग्जाम देते थे जिनको कार्बन कॉपी मिलती थी? 40-50 हजार 60 हजार होंगे। ये इररिलेवेंट है। रेलेवेंट चीज ये है कि कार्बन कॉपी भी डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट से। 1,30,000 स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि कार्बन कॉपी उसको मिले ताकि वो चेक कर सके बाद में, तो जो नतीजे पर एतमाद कर सके। 1,30,000 की डिमांड मुझे बता दीजिए कहाँ से आपने ये कर ली है? ये गलत स्टेटमेंट आपकी फिर है। ये देखिए, गलत स्टेटमेंट पे ना मिसलीड करें लोगों को। कार्बन कॉपी का कोई रेलेवेंस नहीं है एमसीक्यू के पेपर से। बच्चे ने इम्तिहान दिया, पर्चा दिया, ओरिजिनल में पर्चा हमारे पास होता है, वो चेक होता है। जब बच्चा अगर अपना रीचेकिंग करवाना चाहता है, खुशी से करवा ले इम्तिहान के बाद, वो भी हम उसको कर देंगे। तो ये इसमें कार्बन कॉपी की जरूरत क्या? सर, ये बहरहाल अब नजरसानी अगर पीएमसी और आप पूरा थिंक टैंक बैठे और सोचे कि अगर स्टूडेंट्स बैठ के इसके अंदर सिर्फ हम अकेले नहीं, हमने बेतहाशा सीरियस लोगों को सामने बिठाया, यूनिवर्सिटीज के लोग साथ बैठे हैं, आईबीसी साथ बैठा है। ये सब बहुत सोच समझ के डिस्कस करके किया गया। ये कोई एक आदमी 2 आदमी नहीं करते। तो अलिया साहब, ये अभी जो सड़कों पर ये स्टूडेंट्स निकले, जो ट्विटर पर ये ट्रेंड बना रहे हैं, जाहिर है ये भी तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही हैं, इनकी तादाद भी सैकड़ों हजारों में है। फिर ये इनका तो वक्त ज़ाया हो रहा है। बुरा ना मनाइए, ये सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो बड़े आराम से बन जाते हैं अक्सर। फैक्ट ये है कि 1.25 लाख बच्चों से हम डील कर रहे हैं। लेकिन सर, सड़कों पे भी तो लोग मौजूद हैं। लाहौर में, मुल्तान में, कराची में प्रेस क्लब्स के बाहर प्रोटेस्ट हुए हैं। ये लोग कोर्ट्स के बाहर प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं। वो प्रोटेस्ट तब हुए थे जब आप लोगों की तरफ से यही इसी तरह से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते। बच्चे हैं, उनको असल इंफॉर्मेशन के बजाय गलत इंफॉर्मेशन जब मिलेगी वो मिसलीड होते हैं। हमने जब उनको एक्सप्लेन की सारी इंफॉर्मेशन, बच्चे कोर्ट्स भी गए। सर, ये बच्चे वहाँ पे बच्चे मीडिया से परेशान नहीं है, बच्चे पीएमसी से परेशान है। उन ट्रेंड्स का अगर आप बगौर जायजा लें, उन पर अगर आप ट्वीट्स देखें जाके, तो आपको पता चलेगा वो किससे परेशान है। अब देख लेते हैं, 15 के बाद देख लेते हैं कितने बच्चे इसके ऊपर नाराज होते, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच और बच्चे माशाल्लाह तैयार हैं। अभी प्रेसिडेंट साहब हमारे जो हैं, लाहौर में उनकी मीटिंग हुई,
उसमें उन्होंने बच्चों ने खुद कहा, उन्होंने कहा जी आप फिर इम्तहान ले, जल्दी ले, डिले मत करिएगा इम्तहान। अब मैं बताइए उन बच्चों की मानूं या उन बच्चों की मानूं जो आप कह रहे हैं कि कह रहे हैं? पर जिनकी तादाद ज्यादा उनकी मानी जाएगी। इस मुल्क में जमहूरियत है, जहां पर लोग जिस तरफ यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर्स इस मौजू पर बात करने के लिए आ नहीं रहे। आपका तो फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मौजू पर आकर एक से ज्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन रेलेवेंट मिनिस्टर्स बात नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ कहीं नहीं है। आई थिंक गड़बड़ ये है कि आप लोग इस इशू को बहुत बड़ा बना रहे हैं, ये है नहीं। देखिए अनफॉर्चुनेट बात है हमारे पाकिस्तान में कि जायज चीजें भी हो रही हैं, उसका भी एक वो हमने एक इशू बनाना है, और 6 लोग कह रहे हैं उसका इशू बना दिया, 2 ट्विटर हो गए, इशू बना दिया। भाई फैक्ट है कि बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक बच्चे के हमने नहीं देखना, 1.25 लाख बच्चों को देखना है। सिर्फ MD कैट नहीं है, उसके बाद मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, आगे एडमिशन हैं, 162 कॉलेज में एडमिशन होनी है, 17,500 बच्चों ने एडमिशन लेनी है। अली साहब, पूरे मुल्क का निसाब आप लोग एक करने जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इसके तरीक़ेकार पर स्टूडेंट्स और वो उनका एतराज़ हम तक पहुंचता है कि अगर इसको बिफोर टाइम अनाउंस किया जाता, अगले साल इसको प्रॉपर तैयारी से किया जाता, तो किसी को एतराज़ ना होता इस पर। तो इम्तिहान ना लेते इस साल और एडमिशन वैसे ही कर देते। ये देखिए फिर वही बात है, इस साल पिछले जो 6 महीने सारे स्कूल कॉलेज बंद रहे, वहाँ तो कोई इम्तिहान नहीं हुआ। ऐसा हुआ भी है, आप जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, बगैर इम्तिहान के भी लोग पास हुए। मुझे आप ये बताइए, ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है, ये तो एक छोटा सा इम्तिहान है एंट्रेंस का, जो कि उनके जो FSC का सिलेबस पढ़ा हुआ है उसी के अंदर से आता है। तो ये तो परेशानी किसी को होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज मेयरली एन असेसमेंट एग्जाम। क्यों परेशान हो रहे हैं इसको? मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूं कि बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों में कि ये माशाल्लाह सारे बच्चे इसको बिल्कुल ठीक तरह से कर लेंगे। सिर्फ वक्त की कमी की वजह से सर परेशान हो रहे हैं। अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप उसको बढ़ा दें तो बच्चों की परेशानी खत्म हो जाएगी। मुझे बताइए वक्त की कमी क्या है? ये बच्चे 6 महीने से MD कैट की तैयारियां कर रहे हैं। ये कोई 1 हफ्ते से नहीं करे, 6 महीने से कर रहे हैं। यही इम्तिहान इनका पहले होना था अक्टूबर के पहले हफ्ते में, हमने तो नवंबर के दूसरे हफ्ते में कर दिया। इनको 1 महीना और मिल गया है। अब आप कह रहे हैं कि ये और इनको टाइम दो। आपको पता होगा क्या, ये बेचारे बच्चे अब फिर एक और पैसे खर्च करेंगे, फिर अकेडमीज में भागेंगे 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, कि बच्चा है वो तो परेशान रहेगा। उनको इम्तिहान देने दें, इम्तिहान के लिए वो तैयार हैं, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, वाइस प्रेसिडेंट PMC के हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि एक तो आगे नहीं बढ़नी, और ज़ाहिर स्टूडेंट्स की डिमांड है, उनका ये बड़ा मुतालबा है कि इस डेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।